Jain friends, today is 5th August 2023. Let's get start the Hindu editorial analysis, जहाँ पे सारी आपकी बैकग्राउंड डिटेलिंग एक ही जगह पे प्राप्त हो जाती है। उसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, पीआईबी न्यूज़, डाउन टू अर्थ सारा का सारा चीज़ें एक जगह प्रोवाइड कर दी जाती है। जो भी बैकग्राउंड डिटेलिंग होती है, अगर उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि मैप की ज़रूरत होती है, वो भी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। दूसरा, पर डे एक रिवर भी मैं कवर करता हूँ, साथ ही साथ ग्लोसरी भी यहाँ पर दे दी जाती है। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। साथ ही साथ सारी एडिटोरियल की बैकग्राउंड डिटेलिंग भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो आज देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो राहुल गांधी को पूरा री इंस्टेट कर दिया गया है एज एन एमपी, यहाँ पे एमपी के रूप में पुनः मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको री इंस्टेट कर दिया गया है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को भारत में दिखाती हैं, किस प्रकार से जस्टिस डिलीवर करी गई है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। बात आ रही है राहुल गांधी की कन्विक्शंस की, तो आपको बता दें 2019 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शंस में इन्होंने वर्ड यूज किया था मोदी चोर है। तो इस प्रकार का वर्ड इन्होंने इलेक्शंस में इस्तेमाल किया गया था। हालांकि अब मोदी नाम को अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है केवल नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पे मोदी नाम की कम्युनिटी लगभग 7 से 8 करोड़ के आसपास तक आ जाती है। तो इस प्रकार की चीजें हैं, इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे क्यों एक लोगों को इस प्रकार की चीजें लगी। हालांकि इस प्रकार की चीजें, ये जो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि इस प्रकार की चीज़ों को बोलने से इनको बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बातें बोली गई हैं कि जो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिसको बार बार यहाँ पे सूरत कोर्ट में अपील डाली गई थी, किसके द्वारा, तो यहाँ पे एक हैं गुनेश मोदी के द्वारा ये चीज़ें करी गई थी और ये अपील करी गई थी कोर्ट में कि इनको इस पे सुनवाई की जाए, जिसके कारण यहाँ पे सूरत का कोर्ट क्या किया था, इनको 2 साल का जो हाईएस्ट कोर्ट का सजा होता है ना, वो 2 साल का कोर्ट इनको सजा दिया गया था। अब ये इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकते थे, जिसके कारण यहाँ पे कहाँ गए ये, वहाँ पे हाई कोर्ट पहुंचे, फिर उसके बाद कहाँ चले आए, सीधे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आए। तो सुप्रीम कोर्ट अभी इनको जजमेंट को यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि ये जो है अपने एमपी के सीट को पुनः इनको रीइंस्टेट किया जाता है, पुनः इनको एमपी के रूप में बनाया जाए। तो यहाँ पे अब देखेंगे गवर्नमेंट कितना जल्दी इनको एमपी की सीट प्रदान करती है, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी भी फील्ड में अगर बात करी जाए, कोई भी अगर एमपी है तो वो केवल एक सीट नहीं है, वहाँ पे वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप इसको कैसे इस प्रकार से डिसमिस कर सकते हैं, डिसक्वालीफाई कैसे कर सकते हैं, जबकि वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इशू निकल के आ रहा है। 2019 की इलेक्शंस में यहाँ पे बातें करी जा रही थी, इस प्रकार की इशू निकल के आई थी। अब इसको इतना लंबा केस धीरे धीरे खींचता चला गया, लेकिन अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट आया। तो राहुल गांधी को यहाँ पे एज एमपी पुनः रीइंस्टेट कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। अब देखिए कब इनको फॉर्मली यहाँ पे रीइंस्टेट कर दिया जाता है। तो डिस्क्वालिफिकेशंस हुए थे एज एमपी, यहाँ पे 2 साल की जेल टर्म भी सुनाई गई थी सूरत कोर्ट के द्वारा, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अब इनको जो है रीइंस्टेट जल्द से जल्द करने का डिमांड भी कांग्रेस सरकार कर रही है, क्योंकि देखिए एमपी की सीटें जो हैं वो अगर बात करी जाए संवैधानिक रूप से, तो जो इनको पावर इम्यूनिटीज दी गई है वो इस आधार पे अभी डिस्क्वालिफिकेशंस हुए नहीं थे, डिफेमेशंस के आधार पे। तो ये पहले इस प्रकार की केसेस आ रहे हैं, अब जो है शुरुआत हो चुकी है, तो अब आगे भी देखने को चीजें मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नए न्यूज की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, वो सारी डिटेलिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्लांट वाज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड, नए वर्ल्ड में कौन सा प्लांट को यहाँ पे डोमेस्टिकेट किया गया है और इंट्रोड्यूस किया गया है ओल्ड वर्ल्ड में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शंस जो यहाँ पे राइट है, कॉटन रबर की बात ही मत करिए, क्योंकि चाइना और इंडिया सब कॉन्टिनेंट हड़प्पन समय से ही हम लोग जानते हैं। तो जहाँ जहाँ कॉटन है वहाँ वहाँ आप काट सकते हैं आसानी से, जो कि चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वीट की भी बातें बोली जाए, ये भी आप काट सकते हैं। 3 स्टेटमेंट तो ऐसे ही आपका नेग्लेक्शन मेथड से ही कट जा रहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा।
बात करी जा रही है इसकी डिटेलिंग की, तो डिटेलिंग देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है टोबैको, कोकोआ और रबर यहाँ पे राइट हो जाता है। तो ये इंडिया में लाए गए हैं, ये भारत में नहीं होते थे। तो ना ही हम लोगों का ये तंबाकू, ये कोकोआ और रबर, ये तीनों चीजें भारत में नहीं होती हैं, ये यूरोपियंस के द्वारा भारत में लाया गया है, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। सभी की सभी ऑल ऑफ देम ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका, ये सब साउथ अमेरिका की चीजें हैं, याद रखिएगा, जो आपको अभी यहाँ पे मैं बता रहा हूं। वहीं पे बात करी जा रही है दूसरी चीजें कि ये जो 15 से 16वीं सेंचुरीज है, ये इस समय में ओल्ड वर्ल्ड में लाया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। वहीं पे शुगर कैन की अगर बात करी जाए तो ये ओल्डेस्ट क्रॉप है और इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया बाय एस्ट्रोनेशियन ट्रेडर्स। तो एस्ट्रोनेशियन ट्रेडर के द्वारा इसको लाया गया। रबर जो है यहाँ पे ब्राजील का नेटिव माना जाता है। तो ये सारी डिटेलिंग है, आशा करते हैं ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा क्या है, फॉलोइंग स्टेटमेंट को यहाँ पे देखना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एशियाटिक लाइन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, क्या यह बात सही है? दूसरा, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इंडिया ओनली, वन हॉर्न नेचुरली फाउंड इंडिया ओनली। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, वही यहाँ पे बात बोल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए अगर, तो एक्सप्लेनेशंस इसका क्या है, ऑप्शंस 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। सबसे पहले अगर बात करी जाए एशियाटिक लाइन, जो आपके गुजरात के गिर वाले रीजन, जो गिर फॉरेस्ट है, गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पर पाए जाते हैं। स्लाइटली छोटे होते हैं ये अफ्रीकन लॉयन से अगर हम बात करें। तो एशियाटिक लाइन नेचुरली इंडिया में ही पाए जाते हैं, जो कि एशिया के लाइन है, और गिर नेशनल पार्क जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहाँ पर पाए जाते हैं। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो ये नेचुरली केवल इंडिया में नहीं पाए जाते, नेपाल के क्षेत्र में भी लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है, याद रखिएगा, नेपाल के रीजन को इंडिया के रीजन से कनेक्ट करता है, वहां पे उस फॉरेस्ट में पाया जाता है। दूसरा क्या है, डबल हम्प कैमल भी यहाँ पे केवल इंडिया में नहीं पाए जाते, ये मंगोलिया में भी, कोल्ड डेसर्ट एरिया में भी, लद्दाख, चाइना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये इस रीजन में भी पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं ये सारी चीजें जो आपको बताया वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। रेस्ट ऑफ द चीजें ये स्टेटमेंट गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे पीआईबी न्यूज में आज आई हैं। तो सारी की सारी डिटेलिंग को यहाँ पर देखा जाएगा और समझा जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अप्रूव करी है क्या, 9 फिशिंग हार्बर, तो 9 फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट अप्रूव करी गई है। कहाँ पे, तो आपको बता दें, कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र में है, जो कि इसमें से 9 में से 4 महाराष्ट्र में है, और बाकी के जो हैं 5 वो बात करी जा रही है। तो एनिमल हस्बेंड्री डेयरी के अंतर्गत ये चीजें हो रही हैं। तो 9 में से 4 यहाँ पे महाराष्ट्र में है, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे सक्सेसफुली मेंटेन की है क्या, तो आपको बता दें रिटेल प्राइस ऑफ शुगर, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ शुगर, जो कि नॉमिनल इन्फ्लेशन से अगर देखा जाए तो 3% के आसपास यहाँ पे हाइक होती हुई नजर आ रही है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस शुगर केन के लिए ही यूज होता है सिर्फ। क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये भी, इसलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी प्लान की है कि इंट्रोड्यूस किया जाए क्या, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए। तो पीस स्टेशंस यहाँ पे अक्रॉस द कंट्री बनाने की बात करी जा रही है। इसका एम और ऑब्जेक्टिव यही है, किस प्रकार से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फॉसिल फ्यूल्स को कम किया जा सकता है, ताकि पॉल्यूशंस जो है ना हो, जो कि इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया है क्या, 22वां लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 साल की अगर बात करी जाए तो 21 फरवरी 2020 में ये चीजें आई हैं, और जो 22वां लॉ कमीशन है ये एक्सटेंड है 31 अगस्त 2024 तक। याद रखिएगा, 22वां लॉ कमीशन है ये 31 अगस्त 2024 तक एक्सटेंड किया गया है। दोस्तों ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई भी आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो द हिंदू की एनालिसिस हो, आपको हर प्रकार से प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीजें ये भी बता दें, इसको अपने कलीग, फ्रेंड्स, मित्र किसी के साथ शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, इस पे वो सारी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे चीजें पढ़ाई जाती हैं और इसके लेक्चर्स यहाँ पे लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे लिटरल थॉट जो सोच है ना बायोडायवर्सिटी को चेंज करने की, क्यों, अभी गवर्नमेंट रिसेंटली बिल लेके आई है यहाँ पे बायोडायवर्सिटी एक्ट जो 2002 में चीजें आई थी, इंपॉर्टेंट है। तो इस एक्ट के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस को चेंज किया है, डीक्रिमिनलाइजेशन करके, यानी पहले क्रिमिनल वाली चीजें थी, अगर आप इसमें कोई भी लूप होल्स खोज करके एक्टिविटी करते हैं तो आपको क्रिमिनल करार दिया जाएगा। अब क्रिमिनल नहीं है क्योंकि इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आपको पैसा देकर यानी पेनाल्टी देकर आप छूट सकते हैं। तो वही सारी चीजें हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो बिल अभी लाई गई है, इसको बोथ राज्यसभा और लोकसभा में पास कर दिया गया है। अब एसेंट की जरूरत है यहाँ पे, अगर हो गया चीजें तो पुनः ये रीइंस्टेट कर दी जाएगी, याद रखिएगा। अमेंडमेंट यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल है, नगोया प्रोटोकॉल 1992 में, ये चीजें क्या बता रहा है यहाँ पे नगोया प्रोटोकॉल, तो ये जो भी जेनेटिक रिसोर्स है उसका सही प्रकार से उपयोग होगा और उसका लाभ होगा। तो याद रखिएगा उसका सही प्रकार से यूजेस की बातें बोली गई हैं नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट लाया है वो सीधे डीक्रिमिनलाइज कर गया है। अब आपको क्रिमिनल के रूप में नहीं देखा जाएगा बल्कि आपको पेनाल्टी लगा दिया जाएगा। तो आपके सीवियरिटी के अनुसार जो आप एक्टिविटी करेंगे उस एक्टिविटी के सीवियरिटी के अनुसार आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक वायलेशंस करने पे फाइन लगा दी जाएगी। तो जिसके कारण इस जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशंस है इसमें लूप होल रास्ता खोज लिया गया है। एक्सपर्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, जो भी रिसर्चर हैं इसको बिल्कुल भी सही नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसी चीजें बोली जा रही हैं। तो जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, इकोसिस्टम, 23-24 में यहाँ पे बजट भी जो 47 करोड़ कर दी गई है, 58 करोड़ यहाँ पे 22-23 में चीजें थी। तो देखिए बजट भी कम हो रहा है और यहाँ पे कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क उठाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। तो इंक्रीमेंटल इनजस्टिस की बातें बोली जा रही है। तो क्या है ये इंक्रीमेंटल इनजस्टिस, वो सारी डिटेलिंग देखा जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि इंपॉर्टेंट बॉडी है, यहाँ पे उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पे है, तो आपका ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश बनारस में है, वाराणसी जिसको इतनी पवित्र नगरी, शिव की नगरी कहा जाता है, वहां पर यह है। आशा करते हैं आप सभी लोग बनारस तो गए ही होंगे। तो ज्ञानवापी मस्जिद जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है, ठीक उसी के सटे में इस प्रीमाइस का डेवलपमेंट करी गई है। ये ज्ञानवापी मस्जिद ठीक इसी से सटे है। अब बताइए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे क्या बोली जा रही हैं। तो जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे अलाउ किया है कि ठीक है आप अगर जा रहे हैं यहाँ पे सर्वे कराने तो जाइए, आपको रोक नहीं है। इसकी जो आदेश है वो मिल चुकी है। अगर बात करी जाए वहीं पे तो हाई कोर्ट और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर किए थे 21 जुलाई को कि जो पहले सूट डाली गई थी, जो याचिका डाली गई थी, वो किस प्रकार से कि हिंदू डिवोटी यहाँ पे वर्शिप करेंगे और इस प्रकार से ये चीजें चलेंगी, ये चीजें बोली गई थी। ना कि इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए, पिलर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, दीवाल का, भगवान का, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए याचिका नहीं डाली गई थी, केवल वर्शिप के लिए इन्वेस्टिगेशंस डाली गई थी। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1991 में ये चीजें आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, तो इस चीज को कहीं ना कहीं फरोज कर दिया है स्टेटस ऑफ ऑल वर्शिप 15 अगस्त 1947 से। यहाँ पे चीजें 15 अगस्त 1947 से पहले भी यहाँ पूजा होती थी, उसके बाद भी यहाँ पर पूजा होती थी। क्या कारण है यहाँ पे कि जो सूट है ये सोलली क्या है, ये बोला गया राइट टू वर्शिप। यहाँ पे तो ये जो डिक्लेरेशंस है कि बिल्डिंग एक टेम्पल है, यहाँ पे इस प्रकार का आधार लेकर के देखा है। हाई कोर्ट की बात करी जाए तो इस प्रकार के चैलेंजेस को डिसमिस करता हुआ नजर आया था। यहीं पे बात करी जाए ASI की जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए और कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए। कल्चरल हिस्ट्री मॉन्यूमेंट भारत में जो भी हैं उसके लिए इसको बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, भारत में किस प्रकार से इसके हेरिटेज कल्चर को
इसकी मॉन्यूमेंट को इस संरक्षण किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, संरक्षित रखा जाए, इसीलिए इसका निर्माण करा गया था। हालांकि अंग्रेजों के समय में हुआ है 1861 और इसके पहले जो हैं डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम है। क्वेश्चंस तो यहाँ से भर भर के गुच्छों में पूछा गया है। तो इसकी कब स्थापना हुई, पहले कौन थे, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है ये बॉडी, याद रखिएगा। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक एक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, अमसार एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1958 में बनाई गई थी। एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट, इसी चीज को यहाँ पे बनाई गई है कि ये प्रिजर्व करेगा जो भी आपका एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होगा, सारे के सारे नेशनल इंपॉर्टेंस चीजों को। तो एएसआई जो है यहाँ पे 34 सर्किल में डिवाइड करी गई है। साथ ही साथ यहाँ पे सारे के सारे बॉडी में आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे हेड करते हैं। सुपरटेंडिंग यहाँ पे सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं। प्रत्येक सर्किल में अगर बात करी जाए तो सब सर्किल भी होती है, उसको हेड करने के लिए बॉडी होती है। ये सारी डिटेलिंग यहाँ पर मैं दे दिया। आशा करता हूँ चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ज्ञान वापी मस्जिद है। इसका जो प्रीमाइस और प्रिसिंथ है, ये जो पिलर है ना, वो कहीं ना कहीं हिंदू आर्किटेक्चर को रिजेंबल करता है। इसका क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं ये हो सकता है, देखिए नॉट श्योरिटी बिकॉज ऑफ एएसआई ने अभी तो कुछ अपने रिमार्क दिए नहीं है, तो ये हो सकता है कि हिंदू टेम्पल हो, क्योंकि हिंदू टेम्पल ठीक इसी के सटे बगल में ना काशी विश्वनाथ टेम्पल है, यानी जो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग हम लोग जाने जाते हैं ठीक इसी के बगल में है, यही प्रीमाइस है यहाँ पे। तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रीमाइस की ये जो पिलर है ना, ये मस्जिद की पिलर है, जो कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है। तो ये ज्ञानवापी मस्जिद का मैं फोटो इसीलिए डाला कि आप इस चीज को यहाँ पर देखें। तो इस मस्जिद से सटे इस पिलर में जो ज्वाइंटें हैं, इस पे कारीगरी हिंदू आर्किटेक्चर से करी गई है, इसीलिए क्वेश्चंस यहाँ पे उठ रहा है। अब यहाँ पे कोर्ट क्या बोला है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे। तो कोर्ट यहाँ पे क्या बातें बोल रहा है, तो हैव नॉट डील्ड विद द क्वेश्चंस व्हाई इट इज नेसेसरी। यहाँ पे ये भी नहीं बताया क्यों ये नेसेसरी है कि ये जो पिलर है, वॉल्स है, इसकी आप आर्टिफैक्ट्स की चेक करेंगे। हालांकि अगर बात करी जाए तो यहाँ पे श्रृंगार, गौरी, गणेश, हनुमान, इन सब की विजुअल और इनविजुअल डिटीज भी की पूजा होती थी बहुत समय पहले से ही, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की अलाउ नहीं करा है। आपको अलाउ किया था क्या, जाइए भाई आप वर्शिप करने की बात कर रहे हैं, जाइए वर्शिप करिए, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस करने का वर्शिप नहीं है। फिर भी कोर्ट यहाँ पे पूछता हुआ, क्वेश्चंस करता हुआ नहीं नजर आया, सीधे अलाउ कर दिया है। कौन, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे उसी को इनजस्टिस बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इंटायर केस बेस्ड ऑन द असर्शन, सभी एक कहावत पे नजर है यहाँ पे कि जो हिंदू डिटीज हैं यहाँ पे वो वर्शिप करे गए हैं। यहाँ पे आफ्टर एंड बिफोर बात करी जा रही है 1947 से, इसी के आधार पे यहाँ पे केस भी रजिस्टर किया गया है। पहले क्या क्लेम किया गया था एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा कि हम इनसाइड टेम्पल यहाँ पे शिवलिंगम को देखे हैं, और ये शिवलिंगम कहीं ना कहीं इंडियन मिथोलॉजी, इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस, वर्शिप स्टाइल को रिजेंबल करता है, यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये अनफॉर्चुनेट है आज के डेट में अगर बात करी जाए कि इस प्रकार की अगर टेम्पल एंट्री आपको दी गई थी तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस आप किस प्रकार से स्ट्रक्चर का कर रहे हैं, जो कि आपको अलाउ नहीं किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट अपना भी यहाँ पे पलड़ा झाड़ता हुआ नजर आ रहा है, बहुत वीक जजमेंट बोलूंगा मैं देता हुआ नजर आया। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं कि पिलर का आप इन्वेस्टिगेशंस ना करिए, बल्कि वर्शिप करने के लिए अलाउ किया गया था। ये थी सारी डिटेलिंग, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एडिटोरियल, जो कि लेसन ऑफ द हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ है, आपके जापान में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है ये। यहाँ पे बम्बार्डिंग करी गई थी यूएसए के द्वारा 6 अगस्त 1945 में। अब वो सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर अच्छे से बताऊंगा, पिक्चर्स की डिटेलिंग को भी दिखाऊंगा, कैसे वहाँ पे बम्बार्डिंग करी गई, किससे करी गई, क्या कारण था, ये सारी चीजें भी देखूंगा। और आज के पर्सपेक्टिव से, यूक्रेन और रशिया के पर्सपेक्टिव से भी मिला करके चीजों को देखा जाएगा। तो जो इनोला गे ये व्हील्ड ओवर हिरोशिमा, यानी ये इस जो प्लेन से लेकर के गया था इस बम को 6 अगस्त 1945 को, इस डेट को क्या नाम दिया गया था, लिटिल बॉय। तो जो बम था न्यूक्लियर बम, उसका नाम लिटिल बॉय था, याद रखिएगा। और एक और था 9 अगस्त 1945। तो 9 अगस्त 1945 को जो गया था उसका फैट मैन नाम था। ये भी क्वेश्चंस दोनों आए हुए हैं, चाहे ये बात कर लीजिए चाहे ये बात कर लीजिए। तो 6 अगस्त 9 अगस्त दोनों 1945 को हुआ था, और ये चीजें डाली गई थी, ड्रॉप किया गया था, जिसके कारण लगभग
1 किलोमीटर के आसपास की रेंज को तबाह करता हुआ नजर आया। 600 मीटर तो ऐसे ही फ्लैट सरफेस बना दिया। 15,000 टन यूरेनियम बम यहाँ पे डाला गया है। तो जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल था, यानी जहां से डेवलपमेंट का कार्य चल रहा था, वो सीधे सीधे फ्लैट होती हुई नजर आई जब बम गिराया गया 1945 में यूएस के द्वारा। तो यहाँ पे साफ हो जाता है चीजें कि अगर न्यूक्लियर का उपयोग यहाँ पे पुनः हुआ तो किस प्रकार से तबाही मचेगी वर्ल्ड में, हम समझ सकते हैं। तो इसलिए ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसको देखने की जरूरत है। और कोई कंट्री यहाँ पे कर रही है तो दूसरे कंट्री के पास भी अगर है वो भी इसका इस्तेमाल करेगी। तो कहीं ना कहीं पैरेलल जो डेवलपमेंट अगर होना शुरू होगा, अगर आप हमारे पे मार दिए तो हम भी आप पे मार देंगे, इस प्रकार की चीजें अगर हुआ तो क्या होगा, ये वर्ल्ड को समाप्त करता हुआ नजर आएगा। ये एक टैबू की तरह देखा जा रहा है, एक समाज में एक ह्यूमैनिटी के रूप में इस प्रकार से देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं मानव के खिलाफ है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। अगर मान लीजिए ये कोई कंट्री है और इस एरिया में हम गिराते हैं आकर के सेंटर में, तो इस एरिया में गिराएंगे तो यहाँ पे इस एरिया में मान लीजिए आर्मी है, लेकिन इस एरिया को पूरे कवर कर लेगा ये, जिसके कारण ये कॉम्बैटेंट यानी जो लड़ाकू हैं, जो सोल्जर हैं और जो सिविलियन हैं, उनमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, सारे लोगों को अपने चपेट में ले लेता है। ये सारी चीजें हैं। साइंटिस्ट जो है पॉलिटिकल, नीना टनेवाल्ड यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो है किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं करेगा अगर इसका उपयोग अब हुआ तो ये सारी डिटेलिंग है जो आपको बता रहा हूं। स्पेशल स्टेटस अगर न्यूक्लियर वेपन की यहाँ पे देखा जाए तो ये रीअफर्म कर रहा है किस प्रकार से हम लोग अभी रिसेंटली गेन किए हैं, और हिरोशिमा के जो सर्वाइवल है, नागासाकी के जो सर्वाइवल है, उनसे हमें सीख लेना चाहिए यहाँ पे। ये क्योंकि यहाँ पे जो तबाही हुई है ना, वो 3 लाख के आसपास तुरंत के तुरंत वहां के लोग फिनिश हो गए। तुरंत के तुरंत वहां पे सारी की सारी 70,000 के आसपास वहां पे डेवलप बिल्डिंग थी जो कि फाइनेंशियल वर्क कर रही थी, डेवलप हब था वहां पे, वो इंडस्ट्रियल हब था। वहां पर जा करके यूएस के लोग बम्बार्डिंग करते हैं 6 अगस्त 9 अगस्त को, जिसके कारण सारी की सारी चीजें ध्वस्त हो जाती हैं। जापान पुनः घुटने पे आ जाता है, जापान वहां पे सरेंडर करता नजर आता है। अच्छा, यहाँ पे यूएसए क्यों यहाँ पे अटैक किया तो आपको बता दें, पर्ल हार्बर यूएसए का एक हार्बर है, वहां पर जाकर के जापानीज ने अटैक किया था। तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार की चीजें याद रखिएगा, जिसके कारण इनिशिएटिव ये लिया और जाकर के हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम मार देता है। हालांकि इस प्रकार की चीजें अब तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टैबू बनता हुआ जा रहा है समाज में। लेकिन पुनः अगर बात करी जाए तो रसिया और यूक्रेन के युद्ध ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। यहाँ पे बार बार रसिया ये बता रहा है कि हम यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। यूएसए क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूएसए कह रहा है अगर इसका उपयोग हुआ तो ये कहीं ना कहीं मानव की सबसे बड़ी क्षति होगी। नाटो के जो मेंबर हैं यहाँ पे, उसमें यूक्रेन को ऐड करने की बात बोली जा रही है। तो नाटो में यूक्रेन अभी ऐड भी नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं डर रहे थे ये बिदेन साहब की कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ना हो जाए। आपको बता दें, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है एक नाटो के अंदर। अगर कोई भी उसके मेंबर पे दूसरी कंट्री अटैक करती है तो सारे के सारे मेंबर मिलके इस पे अटैक करेंगे। यही कलेक्टिव सिक्योरिटी है जो कि इंपॉर्टेंट है। 4 अप्रैल 1949 में यहाँ पे नाटो की स्थापना होती है। रिसेंटली नाटो की मीटिंग कहाँ पे हुई है तो लिथुआनिया एक सिटी है यहाँ पे, याद रखिएगा, लिथुआनिया में, तो जो कि इंपॉर्टेंट है। लिथुआनिया में एक कंट्री है। अब ये देख सकते हैं किस प्रकार से ये एरिया पूरा फ्लैट हो गया है। ये वही जगह है हिरोशिमा, 6 अगस्त 1949 को जहां पे बम्बार्डिंग करी गई है। सीधे सीधे ये सारी की सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, सब ध्वस्त होती हुई नजर आई हैं। ये सब डेवलपमेंट था। देखिए, एक झटके में, एक सेकंड में यहाँ पे आम आदमी की चीखें खत्म हो गई। कितने सारे लोगों की बिल्डिंग, कितने सारे लोगों की कैजुअलिटी, यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल चीजें हैं जो कि यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से ध्वस्त चीजें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बम्बार्डिंग, जो न्यूक्लियर बम्बार्डिंग हुई थी, वो सीधे आसमान से ड्रॉप कराया गया है। इनोला गे जो यहाँ पे प्लेन था, उसी से ये चीजें ड्रॉप करी गई थी, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट ये थी हिरोशिमा यहाँ पे, और इस पे बम्बार्डिंग करी गई, सारी की सारी बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई थी। तो ये सारी है, ये लपटे हैं, आप देख सकते हैं 10 किलोमीटर दूर से ये चीजें कैप्चर करी गई हैं। तो ये पुनः देखिए लग रहा है कितने पास ही में है ये चीजें। तो ये सारी डिटेलिंग आपको देनी थी जो कि इंपॉर्टेंट है। ये इनोला गे जो यहाँ पे है, यही लोड करके लेकर के गई थी क्या चीजें, न्यूक्लियर मिसाइल को। यूएस की बात करी जाए तो यहाँ पे टेक्टिकल वेपन इसके पास बहुत हैं।
150,000 टन की हिरोशिमा में जो चीज़ें चली गई थी, उस प्रकार से 1000 से 170 के आसपास यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ न्यूक्लियर बम है इसके पास अगर बात करी जाए तो। यूएस के पास है, रसिया के पास है, इस प्रकार की चीज़ें। तो ये कैसे चीज़ें रुकेंगी? बात करी जा रही है 70,000 पीपुल यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे राख में मिल गए थे। इस प्रकार की चीज़ें वाशिंगटन पुनः यहाँ पे क्लियर किया है कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग तरीके से रोका जाएगा। यहाँ पे ऐसी बातें बोली जा रही हैं। जो यहाँ पे इतने सारे लोग अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे लॉस किए हैं, जिनकी डेथ हुई है, ये कहीं ना कहीं हमें सिखाता हुआ नजर आ रहा है, हमें एक लर्निंग लेसन दे रहा है क्या, कि इसका उपयोग बिल्कुल भी किसी कंडीशंस पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी को लॉस है, ह्यूमैनिटी को यहाँ पे ख़त्म कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर बात करी जाए तो न्यूक्लियर क्राइसिस जो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अभी बेलारूस, यूक्रेन, यहाँ पे यूक्रेन और बेलारूस में भी इस प्रकार की चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे रसिया और यूके और इस प्रकार की कंट्री कहीं ना कहीं मिलके यहाँ पे इस वेपन को डिसमेंटल करते हुए नजर आए। तो ये एग्रीमेंट कर लिए इस प्रकार से इसका इस्तेमाल ना हो सके, क्योंकि रिस्क यहाँ पे बहुत बड़ा है। ये सारी डिटेलिंग आपको इंपॉर्टेंट जो दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं न्यूज़ और फैक्ट्स की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान यहाँ पे फ्राइडे को अप्रूव किया है, 19 डिस्ट्रिक्ट पुनः ये तैयार करेगा। तो देखिए इलेक्शंस आने वाले हैं यहाँ पे पुनः, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें संभव है यहाँ पे करी जा रही है। नया 19 डिस्ट्रिक्ट बनाने का प्लान आया है जो कि अप्रूव हो चुका है। देखिए क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट फ्राइडे को यहाँ पे रिफ्यूज़ किया है क्या, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो अभी आपको हम बताया पूरी डिटेलिंग कि इन्वेस्टिगेशंस आप रोकिए नहीं, करते रहिए। ज्ञानवापी मस्जिद में ये सारी चीज़ें हैं। रशियन वारशिप डैमेज कर दिया गया है यूक्रेन के द्वारा ब्लैक सी पोर्ट ड्रोन से। यहाँ पे याद रखिएगा ब्लैक सी इंपॉर्टेंट एक एरिया हो जाता है जो कि कनेक्टिविटी देता है किसको, यूएसएसआर को, यानी रसिया को ये कनेक्टिविटी देता है आने जाने के लिए, सीपवेज का एक रास्ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण ये क्रीमिया को 2014 में हथियाया। अब उसी क्रीमिया को लेकर के यूक्रेन भी उठ रहा है, ये भी इशू निकल के आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, तो आर्टिस्ट राजस्थान के कल बेलिया डांस, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल बेलिया डांस कहाँ का है, क्वेश्चंस पूछ देगा। तो ये राजस्थान का नेशनल फोक और ट्राइबल फेस्टिवल जो भोपाल में ऑर्गेनाइज हुआ है। यहाँ पे नेशनल फोक और ट्राइबल फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, भोपाल में, याद रखिएगा। वहाँ पे कलबेलिया डांस दिखाती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। तो पूछेगा कलबेलिया डांस कहाँ है, तो आपका राजस्थान का डांस है ये। चाइना रिमूव टैरिफ ऑन ऑस्ट्रेलियन बार्ली अस टाई इम्प्रूव। तो यहाँ पे अगर दोनों में जो टाई है वो इम्प्रूव होता है, तो ये टैरिफ यहाँ पे बार्ली यानी जौ पे निकालता हुआ नजर आ सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। चाइना देखिए आपके साथ डील तभी करेगा जब उसको बेनिफिट होगा, बिना बेनिफिट के वो आपके साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता। चलिए रिवर देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चंबल रिवर आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। वो सारी रिवर यहाँ पर देखा जाएगा और उसकी डिटेलिंग को लिया जाएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस तो ये बना ही देता है। एक एक रिवर, यहाँ पे एक एक रिवर की डिटेलिंग मैं कवर करता हूँ। तो ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, जो कि इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया की बात करी जाए तो रिवर फ्लो करती है नॉर्थ ईस्ट से मध्य प्रदेश में और रन करती है क्या, राजस्थान में, ऐसे गुजरती हुई नजर आती है और ज्वाइन करती है यमुना को कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। पेरेनियल रिवर है ये। और चंबल ओरिजिनेट कहाँ पे करती है, तो जानपाव साउथ ऑफ माहो टाउन, मानपुर, इंदौर के आसपास, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट होती है ये चीजें। विंध्या रेंज मध्य प्रदेश से ये साउथ स्लोप में ओरिजिनेट होती है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो बानस और मेज, राइट ट्रिब्यूटरी की बात करी जाए तो पार्वती, काली सिंध, शिप्रा, कूनो रिवर और सांख रिवर, जो कि इंपॉर्टेंट है। ज्वाइन करती है यमुना को कहाँ, तो जलौन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। 1024 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो जाती है। वहीं पे अगर इसके रूट की हम बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए इंदौर है, इंदौर के आसपास से यहाँ पे जो आपको बताया ये निकलती हुई नजर आती है रिवर, और ये जाकर के कहाँ पर मिल रही है ये, तो ये आपके यमुना के जालौन में जाकर के मिल जाती है, यूपी में। तो याद रखिएगा। और यमुना कहाँ से मिल जाती है, इलाहाबाद में जाकर के मिल जाती है। ये कौन सी रिवर है, गंगा। तो गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलान होता है, इसी को संगम बोलते हैं। 3 रिवर का संगम। यहाँ पे कुंभ भी 12 साल में लगता हुआ नजर आता है। चलिए ग्लोसरी देखते हैं लास्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैनरली का क्या मतलब होता है, शिष्ट, अच्छा व्यवहार करना, उसको मैनरली बोला जाता है। सिनोनिम्स की क्या बात है, तो कर्टियस, पोलाइट। वहीं पे एंटोनिम्स की बात करी जाए तो रूड,
इम्पोलाइट यहाँ पे हो जाता है। दूसरा जो वर्ड है कंडक्ट, इसका क्या मतलब होता है? आचरण और व्यवहार। यहाँ पे दूसरा इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो कंपोर्टमेंट, डिमीनर, और एंटोनिम्स यानी विपरीत शब्द इसका देखा जाए तो मिसबिहेवियर, मिसकंडक्ट हो जाता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग जो आपको मुझे बतानी थी। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।